हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 35। इधर दिल्ली के उस आलीशान वेडिंग हॉल में काफी शोर शराबा था। शाम के समय उसकी रोशनी पूरे आसमान को जगमगा रही थी। होता भी क्यों नहीं, आखिर उस परिवार के इकलौते बेटे रुद्रांश चौधरी की शादी जो थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन इस शादी में शरीक होने आए थे। न्योता तो पीयूष को भी मिला था, मगर पीयूष के अर्जेंट काम के सिलसिले में शिमला जाने की वजह से निरंजन जी ही उनकी शादी में गए थे। मंडप में दुल्हन के सेज पर बैठी वो घबराहट की वजह से अपनी उंगलियां उलझाए बैठी थी। नया परिवार, नया घर, नए लोग, ना जाने कैसा होगा ये सफर। ऐसी ना जाने कितनी ही बातें उसके जहन में तब तक चल रही थी जब तक पंडित जी की आवाज उसे सुनाई नहीं दी। वधु अपना दायां हाथ आगे करे। उसने अपनी मेहंदी लगे हाथ आगे कर दिए। जब पंडित जी ने दूल्हे यानी रुद्रांश को हाथ आगे करने को कहा तो एक पल को उसके ठंडे हाथों की छुअन से वो कांप गई। नजरें खुद ब खुद उस पर उठ गई। ये शख्स कितना अजीब है। सिर्फ बिजनेस के फायदे के लिए वो आज रिहा से शादी कर रहा था। हाँ, रिहा। दुल्हन की सेज पर बैठी रिहा एक टक रुद्रांश को देख रही थी, मगर रुद्रांश उसने एकदम से अपनी नजरें उठाई तो रिहा अचकचा गई। इतनी शांत नजरें। उसने अपना चेहरा झुका लिया तो रुद्रांश बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। वहीं दूसरी तरफ शिमला में शाम का वक्त। पीयूष के दिमाग में वही पल चल रहा था जब उस लड़के यानी आदि ने शालिनी का हाथ पकड़ा और पूरे हक से उसे ले गया। इस समय उस होटल रूम के कमरे की बालकनी में खड़ा वो सोच में खोया था। शालिनी को याद करते हुए एक बार फिर उसके होठ मुस्कुरा दिए। बारिश काफी कम हो गई थी। उसने अपने हाथ को देखा जिससे उसने शालिनी का हाथ कसकर पकड़ा था। उस हाथ की मुट्ठी बांधे उसने उस हाथ को चूम लिया। तभी रूम का डोर नॉक हुआ। उसकी तंद्रा टूटी और बाहर आकर उसने दरवाजा खोला तो सामने तिथि खड़ी थी, आंखों पर वही चश्मा लगाए जो वो हमेशा लगाती थी और हाथ में एक फाइल लिए। मे आई कम इन सर? उसने हंसते हुए कहा तो पीयूष हंस दिया। उसके दाएं गाल का डिंपल गहरा गया। उसने फाइल लेते हुए कहा, यस, कम इन मिस तिथि। उसकी बात सुनकर तिथि अंदर आ गई और बोली, भाई इस फाइल में स्वर रायजादा के सेक्रेटरी की पूरी इंफॉर्मेशन है, आप देख लीजिए। कहकर वो जाने के लिए पलटी, मगर तभी उसे कुछ याद आया। वो पलटी और शरारत से मुस्कुराकर बोली, वैसे भाई, भाभी काफी खूबसूरत है। पीयूष ने उसे हैरानी से देखा तो वो हंसने लगी। उसने कुछ बोलना चाहा ही था कि तिथि ने दरवाजे की तरफ पलटते हुए कहा, मैं चलती हूँ, आप खाना रूम में ही मंगवा लीजिएगा और सुबह ब्रेकफास्ट के लिए समय से आ जाइएगा। उसके बाद मिस्टर स्वर राजदादा की मीटिंग है आपके साथ। बोलकर वो गुड नाइट बोलकर कमरे से बाहर निकल गई। पीयूष बेड पर करवट बदल रहा था। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता, शालिनी की वो आंसुओं से भरी आंखें उसे बेचैन कर देती। ना जाने कितनी ही बार उसने सोने की कोशिश की, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। इस वक्त दिल्ली नहीं था कि वो अपनी बाइक लेकर निकल जाए सुकून की तलाश में। आखिर वो उठकर बैठ गया। इस समय वो सिर्फ ट्राउजर में था। अपने बिखरे बालों और थकी हुई आंखों के साथ वो उठा और बालकनी में चला गया। पहाड़ों की रानी कही जाने वाली शिमला की खूबसूरती इस समय उसका मन मोह रही थी। दूर दूर तक फैली हरियाली, पहाड़ प्रकृति के बिल्कुल करीब और बाहरी दुनिया से दूर बसी थी हिमाचल प्रदेश की राजधानी। ठंड की शुरुआत हो चुकी थी और इसी के साथ हल्की बर्फबारी भी, जो सिर्फ सुबह या रात के समय होती थी। आज शाम हुई बारिश के बाद अब हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। बालकनी में मौजूद चेयर पर वो उस फाइल को लेकर बैठा था जो तिथि उसे देकर गई थी। जैसे जैसे वो पढ़ता जा रहा था, उसकी मुस्कान गहरी होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो होटल से बाहर निकला। मैनेजर से बात करके उसने एक बाइक का बंदोबस्त कर लिया था। इस समय टी शर्ट और उस पर जैकेट डाले, अपने हाथों में सिगरेट केस घुमाते हुए उसने अपनी सर्द नजरें यहाँ वहाँ घुमाई। तभी उसकी नजरें सामने गई जहाँ मैनेजर बाइक लिए खड़ा था। इस ठिठुरती ठंड में पीयूष को ऐसे देख उसने एक बार सिर हिला दिया, फिर बड़बड़ाते हुए बोला, क्या पागल इंसान है। न्यूज में सच ही कहते हैं ये पीयूष ओबरॉय अजीब सन की है। आधी रात को इसे इतनी ठंड में बाहर जाना है, लेकिन अजीब जिद्दी भी है। इतना समझाने के बाद भी जिद पर अड़ा है कि अभी के अभी ही बाइक चाहिए। उसने अपनी सोच को झटका और सामने से आते पीयूष को देखा। उसके माथे पर उसके हल्के घुंघराले बाल बिखरे थे, जिन्हें हटाने में उसे जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। दोनों हाथ ही जैकेट की जेबों में थे। उसने उस बाइक को झुककर देखा। उसके ठंड की वजह से लाल हो चुके होठों पर मुस्कुराहट फिसल गई। वो एक काले रंग की रॉयल एनफील्ड थी। सर, एक बार और सोच लीजिए, इतनी ठंड में आप सच में बाइक से जाना चाहेंगे? और अभी तो ऐसा लग रहा है मानो थोड़ी देर में बर्फबारी शुरू हो जाएगी। आप शिमला के पहाड़ी रास्तों से अभी अनजान ही हैं। मैनेजर ने उसे एक बार फिर समझाने की कोशिश की तो जेबों से अपने हाथ निकालकर अपने हाथ में ग्लव्स पहनते हुए वो बोला, कभी कभी रास्तों का पता ना होते हुए भी सफर पर निकल जाना चाहिए। यकीन मानिए, मंजिल का पता भले ही ना चले, मगर सफर का मजा दोगुना हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी बाइक पहाड़ी रास्तों पर चल रही थी।
पीयूष के बाल उड़ते हुए उसके चेहरे और माथे पर बिखरे थे। उन सर्द ग्रे आंखों में बस एक ही अक्स था, शालिनी का। थोड़ी देर बाद उसने अपनी बाइक उस पहाड़ के आखिरी छोर पर रोक दी। सिगरेट जलाकर उसने अपने होठों के बीच रखकर वो बाइक से टिककर खड़ा हो गया। ठंड तो बहुत थी और हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी थी, मगर अपना एक हाथ पॉकेट में डाले दूसरे हाथ से सिगरेट का कश लेते हुए वो धुएं के छल्ले हवा में उड़ा रहा था। इन 7 सालों में शालिनी की यादों के साथ जीते जीते सिगरेट की भी उसे काफी लत लग चुकी थी, जो धीरे धीरे मजबूरी के साथ जरूरत बनती गई। और अब वो चाहे तब भी सिगरेट छोड़ना उसके लिए मुश्किल ही था। इधर पीयूष की नींद उड़ी हुई थी, उधर शालिनी को अजीब सी बेचैनी ने घेर रखा था। दोनों तरफ मोहब्बत का मामला था। एक जिसको एहसास हो गया है अपनी मोहब्बत का, बस इजहार करना बाकी है। वहीं दूसरा जिसे नफरत है उससे जो कभी उसकी मोहब्बत हुआ करता था। बालकनी में खड़ी शालिनी की आंखें आंसुओं से भरी थी। उसने एक नजर अपने हाथ को देखा जहां पीयूष ने उसे कसकर पकड़ा था। उसे देखकर एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू लुढ़क ही गए। क्यों वापस आए मेरी जिंदगी में पीयूष ओबरॉय? क्यों वापस दखल देने आए हो हमारी हंसती खेलती जिंदगी में? लेकिन अब नहीं, जो 7 साल पहले हो चुका है अब वो नहीं होगा। तुम मेरी बेटी और मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। हम यहाँ से भी चले जाएंगे, मगर तुम्हारी परछाई मैं अपनी बेटी पर नहीं पड़ने दूंगी। उसे कभी पता नहीं चलेगा कि उसका कोई पापा भी है। उसके सिर्फ मम्मा है और मम्मा ही रहेगी। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, बेइंतहा नफरत करती हूँ पीयूष ओबरॉय। बोलते हुए ही वो निढाल से फर्श पर बैठ गई। आंखों से बिना रुके आंसू बहने लगे। कोई उसे रोकने वाला भी तो नहीं था। जब उसकी सिसकियां बनने लगी तो उसने जैसे तैसे खुद को शांत किया और उठकर कमरे में चली गई। सोती हुई पीयू को सीने से लगाकर वो सो गई। भोर की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने कुनमुनाते हुए अपनी आंखें खोली। उसे याद आया कि कैसे रात को वो बाइक पर बैठे अपना सिर आगे रखे हुए सो गया था। आंखें खोलते ही उसकी आंखों में अलग ही चमक आ गई। सुबह का ऐसा मनोरम दृश्य। उसने अपने हाथ में पहनी घड़ी में समय देखा। सुबह के 4 बज रहे थे। एक गहरी सांस लेकर वो बाइक से उतरा। थोड़ी देर वहीं बैठने के बाद वो वहां से निकल गया। इधर दूसरी तरफ दिल्ली में उस लड़के को रिहा आंसू भरी आंखों से देख रही थी, तो उसके आंसू पोंछते हुए वो लड़का बोला, भरोसा रख अपने भाई पर। कभी गलत फैसला नहीं लूंगा मैं तेरे लिए। यही तेरे लिए और तेरे फ्यूचर के लिए ठीक है। तो रुद्र को अपना ले। रिहा के सब्र का बांध पूरी तरह से टूट गया। अपने भाई के सीने से लगे वो रोने लगी। उसके आंसुओं से उसके भाई का कुर्ता गीला हो रहा था, मगर परवाह किसको थी। रिहा के सिर पर हाथ फेरते हुए उसने हल्के से अपने आंसू पोंछ लिए और रुद्रांश की तरफ देखा। रुद्रांश ने नजरों ही नजरों में उसे तसल्ली दी तो वो मुस्कुरा दिया। विदाई की रस्म शुरू हो चुकी थी और रिहा अपने भाई ऋषभ को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। चौधरी भवन में काफी शोर शराबा था। सुबह के 4 बजे थे। वहाँ काफी चहल पहल थी। तभी एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ उस औरत यानी रुद्रांश की माँ गीता चौधरी के पास आया, जो आरती की थाल तैयार कर रही थी। उनका पल्लू पकड़कर खींचते हुए वो बोला, काकी, रुद्र भैया भाभी के साथ आ गए। ये सुनकर गीता जी मुस्कुरा दी और अपनी थाल उठाकर उस घर के बड़े बुजुर्गों को लिए मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ खड़े निरुपम चौधरी यानी इस परिवार के मुखिया बाकी तैयारियों में लगे थे। इधर एक गाड़ी जो बाहर से खूबसूरत तरीके से सजाई गई थी, अंदर रिहा की नजरें बाहर की तरफ टिकी हुई थी। जैसे ही गाड़ी ने गेट के भीतर एंट्री ली, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। आंखों पर आंसुओं के निशान अब भी थे, मगर रात भर जागना, शादी और फिर ये सफर, थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उसके पास ही रुद्रांश उससे उचित दूरी बनाकर बैठा था। उनकी गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी तो सबकी नजरें वहीं टिक गई। मीडिया कर्मी जिन्हें गार्ड्स ने रोक कर रखा था, अब वो वहां से छूटकर रुद्रांश की तरफ बढ़ गए। आखिर दिल्ली के मशहूर उद्योगपतियों में से एक निरुपम चौधरी के बेटे रुद्रांश चौधरी, जो एक कामयाब बिजनेसमैन था, उनकी शादी एक नामी गामी परिवार की बेटी रिहा सहगल से हो रही थी, तो इस पर उन्हें न्यूज मिलना तो लाजमी ही था। कुछ रस्मों के बाद रुद्रांश जाने लगा तो गीता जी ने रुद्रांश की तरफ देखा और बोली, रुद्र, अब तुम कहाँ जा रहे हो? पूरी रस्मों के दौरान तुम्हें यहीं रहना है रिहा के साथ। उनकी बात सुनकर रुद्रांश चिढ़ गया। तभी उसकी नजर अपने पापा पर गई, जो उसे देख रहे थे कि मानो अगर रुद्रांश ने मना किया तो वो गया। गीता जी ने जब उसका चिढ़ा हुआ चेहरा देखा तो उसे डांटते हुए बोली, कहाँ ना खड़े रहना है तुझे रिहा के साथ, और साथ में ही दोनों को अंदर कदम रखना है। रुद्रांश ने सिर हिला दिया। उसका अपनी माँ से अभी बहस करने का कोई मूड नहीं था, इसके लिए उसने हामी में सिर हिला दिया। वहीं रिहा के अंदर एक अलग ही उथल पुथल चल रही थी। गीता जी ने रिहा की तरफ देखा और बोली, बहू चलो कलश को बाएं पैर से गिराकर अंदर आओ। फिर रुद्रांश की तरफ पलटते हुए, और रुद्र तुम रिहा के साथ ही अपना दाएं पैर रखना। रुद्रांश ने रिहा की तरफ देखा, जो अपने लहंगे को दोनों हाथों से उठाकर कलश की तरफ देख रही थी।
रिहा ने हल्का मुस्कुराकर गीता जी की तरफ देखा और अपना बायां पैर आगे करके एकदम से कलश को अपने पैर से धक्का दे दिया। हालांकि उसने धीरे से ही धक्का मारना चाहा था, मगर जरा जोर से धक्का लगने की वजह से कलश दूर जाकर गिर गया। अब ये धक्का घबराहट की वजह से लगा या किसी और चीज की वजह से, लेकिन अब रिहा शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी। एकदम से हुई इस घटना की वजह से सबकी नजर रिहा पर चली गई। रिहा ने दांतों तले जीभ दबा ली। एक तो ये शादी, उस पर से ससुराल में आते ही ऐसी हरकत। उसे मन कर रहा था कहीं भाग जाए वो। वहीं रुद्रांश उसे हैरानी से देख रहा था। अपनी नजरें उठाकर उसने गीता जी को देखा और हल्के से बोली, आई एम सॉरी आंटी। वो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले वो। वहीं गीता जी ने उसे घबराते देखा तो उसके सिर पर प्यार से हाथ रखकर बोली, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है घबराहट में। और आंटी नहीं, माँ बोलो जैसे रुद्र बोलता है। उनकी बात सुनकर रिहा एक हद तक शांत हो गई और खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए मुस्कुराकर बोली, जी माँ। थोड़ी देर बाद रिहा ने बाएं और रुद्रांश ने दाएं पैर से एक साथ घर की दहलीज के भीतर कदम रखा। सारी रस्मों के बाद जब रिहा निरुपम जी के पैर छूने के लिए झुकी तो उसे उन्होंने रोक दिया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, हमारे घर में बेटियां पैर नहीं छूती। हमेशा खुश रहो, तुम्हारी आगे की नई जिंदगी खुशियों से भरी हो। रिहा ने अपनी पलकें झपका दी तो गीता जी रुद्रांश की तरफ पलटते हुए बोली, रुद्र। रिहा काफी थक गई है इस समय, बाकी रस्में कल सुबह हो जाएगी, अभी तुम इसे कमरे तक ले जाओ। रुद्रांश अपने कमरे की तरफ बढ़ गया तो गीता जी ने उसे टोकते हुए कहा, रिहा को साथ में ले जाओ रुद्र। रुद्रांश ने उसे देखा और फिर सिर हिला दिया। रिहा उसे देख रही थी, तभी रुद्रांश उसके पास आया और एक नजर रिहा को देखने के बाद उसे अपनी बाहों में उठा लिया। रिहा हैरानी से उसे देख ही रही थी। डर की वजह से उसके गले में रिहा ने झटके से अपने हाथ डाल दिए थे। उन्हें देखकर गीता जी मुस्कुरा दी। रिहा की नजरें रुद्र पर थी, जबकि रुद्र अपनी नजरें फेरते हुए कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में आने के बाद रिहा को उतारने के बाद उसने उसे देखा और कहा, तुम पहले फ्रेश हो जाओ, थक गई होगी। रिहा अपनी नजरें यहाँ वहाँ घुमाते हुए बोली, वो मेरा सामान अभी कमरे में नहीं आया है। ओह, एक मिनट मैं देखता हूँ। रुद्रांश को सोचते हुए कबर्ड की तरफ बढ़ गया। अपने टी शर्ट और लोअर निकालकर रिहा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो, अभी मेरे कपड़े ही पहन लो, कल सुबह तक सामान आ जाएगा। रिहा ने उसके कपड़े ले लिए तो वापस कबर्ड से अपने कपड़े निकालते हुए वो बोला, मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ, तुम आराम से चेंज कर लो। बोलकर वो बाहर चला गया। रिहा अब भी उसी दिशा में देख रही थी जहाँ से वो गया था। आखिर अपना सिर झटककर उसने पहले दरवाजा अंदर से बंद किया और फिर एक नजर उन कपड़ों को देख उन्हें लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। रुद्रांश के ढीले ढाले से टी शर्ट और अपनी साइज से बड़े लोअर में ऐसा लग रहा था मानो रिहा डूब रही है। हाथों की मेहंदी की रंगत अलग ही थी। मुंह धोकर वो कमरे में आई और फिर ड्रेसिंग टेबल के पास लगे आईने में खुद को देखा। अपनी मांग में लगे सिंदूर को छूकर उसने देखा तो उसकी आंखें अपने आप भर आई। तभी दरवाजा नॉक हुआ। वो एकदम से हड़बड़ा गई और जल्दी से जाकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। आखिर कुछ सोचकर उसने दरवाजा खोला तो सामने खड़े रुद्रांश को देख वो जल्दी से साइड हट गई। अपने हाथ में खाने की थाली लिए वो खड़ा था। रुद्रांश ने एक नजर उसे देखा। उसके दिल की धड़कन मानो उससे दगा करने को तैयार थी। बिना पलके झपकाए एक टक वो उसे देख रहा था। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और काउच के सामने रखे टेबल पर खाने की थाली और पानी का जग रखते हुए बोला, ये खाना खा लो और मैं तब तक स्टडी में हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ। और हाँ, आई नो ये सब इतना अचानक हुआ कि तुम्हें टाइम चाहिए, सो अपना टाइम लो, लेकिन परिवार के सामने तुम्हें नॉर्मल वाइफ की तरह बिहेव करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उन्हें ये सब पता चले और बुरा लगे। उसने अपनी बात खत्म करके रिहा को देखा, जो बस पलके झपकाते हुए उसे देख रही थी। रुद्रांश को खुद की तरफ देखते हुए वो एकदम से हड़बड़ा गई और पलटकर जाना चाहा, मगर तभी उसका पैर लड़खड़ा गया। रुद्रांश उसे पकड़ता उससे पहले उसने खुद को संभाल लिया। रुद्रांश ने सिर हिला दिया और वो स्टडी की तरफ बढ़ गया। सच में अजीब लड़की से पाला पड़ा था उसका। शिमला। सुबह लगभग 9 बजे पीयूष नाश्ता करने के बाद लॉबी से निकला। तिथि उसके साथ ही चल रही थी। पीयूष ने अपने हाथ में बंधी घड़ी में समय देखा। 10 बजे की मीटिंग थी, इसका मतलब उसके पास टाइम था। अपने ब्लेजर के बटन बंद करते हुए उसने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ा लिया, जिससे उसकी लाल आंखें आसानी से छुप गई। शालिनी अपने हैंडबैग में कुछ पेपर्स रख रही थी। तभी पीयू भागकर उसके पास आई। मम्मा, पीयू बाहर खेलने जा रही है। शालिनी ने कुछ बोलना चाहा ही था कि वो अपने फुटबॉल को उठाए बाहर भाग गई। उसे भागते देख शालिनी ने टोकते हुए कहा, पीयू आराम से खेलना। मगर पीयू को मानो बस खेलने की धुन थी। दूसरी तरफ आदि बाहर अपने कानों में एयरपॉड्स डाले कोई गाना गुनगुनाते हुए पौधों में पानी दे रहा था। तभी शालिनी के घर के बाहर एक आलीशान कार आकर रुकी।
पीयूष बाहर निकला और अपना चश्मा निकालकर शालिनी के घर को देख एक गहरी सांस छोड़ दी और आगे बढ़ गया। तिथि भी बाहर निकलकर गाड़ी से ही टिककर खड़ी हो गई। उसे भी देखना था कौन है आखिर उसकी भाभी। आदि की नजर जब तिथि पर पड़ी तो उसकी आंखें छोटी हो गई। वहीं पीयूष शालिनी के घर की तरफ बढ़ गया। तभी कॉलोनी में खेलती पीयू पर उसकी नजर पड़ गई। उसको देखकर अपने आप ही उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। पीयू का पूरा ध्यान उस बॉल पर था। तभी पीयूष उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, सुनो। पीयू ने अपनी नजरें उठाई और उसी वक्त पीयूष के कदम ठहर गए। बिल्कुल शालिनी की परछाई थी उसके सामने खड़ी लड़की। गहरे भूरे मगर हल्के घुंघराले बाल, गोरा रंग जिस पर गोल चेहरा और मासूमियत से भरी आंखें। नहीं, उसकी आंखें शालिनी की तरह नहीं थी। ग्रे आंखों में उसके गुस्सा साफ नजर आ रहा था। किस बात का उसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। वो खोया हुआ सा पीयू को देख रहा था। तभी उसके चेहरे पर जोर से उछलता हुआ फुटबॉल पड़ा। उसकी तंद्रा एकदम से टूटी और तेज दर्द का एहसास हुआ। उसने गुस्से से सामने देखा तो पीयू भी उसी गुस्से से कमर पर हाथ रखे उसे ही घूर रही थी। कैसे होगी पीयूष और पीयू की मुलाकात? क्या रुद्रांश और रेहा का रिश्ता अटक जाएगा इसी मोड़ पर या बढ़ेगा आगे? शालिनी की नाराजगी कैसे दूर करेगा पीयूष? क्या मोड़ आएगा इनके रिश्ते में? मोहन जी को पता चलेगा पीयूष के बारे में तो कैसा होगा उनका रिएक्शन? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। और आपको स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।